डिपार्टमेंट बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट करता है और मुझे एक चीफ अपॉइंट किया जाता है जिस पर फिजिशियन को 3,000 मिलते हैं, लेकिन पूरे 50,000 रुपए एडमिनिस्ट्रेशन को जाते हैं, जिसे देखकर मैं अंदर ही अंदर सब नोटिस करता रहता हूँ। उस समय मेरा सारा काम चल ही रहा होता है, जिस पर मेरा जोश पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। उस दिन के बाद से मैं टाइम पर घर जाने लगता हूँ। इसके बाद सिर्फ आधे महीने में ही हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स जो डिफिकल्ट ऑपरेशंस के लिए वेटिंग लिस्ट में होते हैं, सीधे 3 महीने तक पहुंच जाते हैं, जो देखकर सिचुएशन और भी कैओटिक लगने लगती है। 1 महीने बाद मैं इस पूरे केओस को बस चुपचाप देखता रहता हूँ, जिस पर इस बार मैंने कुछ भी करने का डिसाइड नहीं किया। फिर 3 बजे सुबह ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स अभी भी बहुत तेज चमक रही होती हैं और चारों तरफ सफेद रोशनी मेरे फेस को और भी पैल बना रही होती है। लास्ट स्टिच का थ्रेड कट चुका होता है और मॉनिटर पर चल रही लाइफलाइन कई बार नीचे गिरती है, फिर धीरे धीरे स्टेबलाइजेस होकर ऊपर नीचे होने लगती है। यह सब चलते हुए मैं पसीने से भीग चुका होता हूँ, जिस पर मैं मास्क उतारता हूँ और थकान से पूरी तरह नंब हो जाता हूँ। मेरा फेस नीचे गिरा हुआ सा दिखता है। पूरे 12 घंटे तक मैं एक प्रिसिस मशीन की तरह काम करता हूँ, जिस पर एक सीरियस कंजेनाइटल हार्ट कंडीशन वाले बच्चे को मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आता हूँ। मेरे शरीर की हर मसल दर्द से चिल्ला रही होती है और ऐसा लगता है जैसे दिमाग की सारी पावर निचुड़ चुकी है। मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। तभी हेड नर्स झंक दी मेरे पास आती है और मुझे एक एनवेलप देती है, जिस पर उसकी आंखों में सिंपैथी और एंगर साफ नजर आता है। डायरेक्टर चान इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर होता है और ये एक स्पेशल बोनस बताया जाता है जिसे लेने के लिए कहा जाता है। एनवेलप बहुत पतला और हल्का होता है, जबकि मेरा शरीर उस समय बेहद भारी लग रहा होता है, जो मुझे अजीब सा कॉन्ट्रास्ट फील कराता है। मैं उसे हल्के से दबाकर अंदर नोट्स फील करता हूँ, लेकिन तुरंत उसे खोलता नहीं हूँ, बस हल्का सा नोट कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपने भारी कदमों को घसीटते हुए चेंजिंग रूम में जाता हूँ और अपने ऑपरेशन क्लॉथ्स चेंज करता हूँ। कोल्ड लॉकर के सहारे खड़ा होकर आखिरकार एनवेलप खोलता हूँ, जिसमें 3 नए लाल नोट्स होते हैं, 3,000 रुपए। मेरा हाथ हवा में रुक जाता है और माइंड फिर से ब्लैंक हो जाता है। 12 घंटे तक पूरी कंसंट्रेशन से किसी डाइंग पेशेंट की लाइफ बचाने के बाद, एक फैमिली को नई उम्मीद देने के बाद, आखिर में रिटर्न में मुझे सिर्फ 3,000 रुपए मिलते हैं। मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उठती है जो पूरे शरीर में फैल जाती है। अब ये पैसे ज्यादा या कम होने की बात नहीं होती, ये सीधा इंसल्ट होता है जो ओपनली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली किया जाता है। मैं पेशेंट बिल्डिंग से बाहर आता हूँ, जिस पर सुबह की ठंडी हवा मेरे फेस पर लगती है, लेकिन दिल का सैडनेस कम नहीं होता। तभी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए आधे खुले विंडो से किसी के ब्रैग करने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर अंदर से आवाज आती है, हे मैन, ये काम आसान नहीं था। मुझे कितनी रिक्वेस्ट्स करनी पड़ी, कितना अल्कोहल पीना पड़ा, तब जाकर ये प्रोजेक्ट मिला है। ये वंगकाई की आवाज होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का डायरेक्टर होता है और डीन का रियल ब्रदर इन लॉ होता है। वह आगे कहता है, मुझे तो स्टेथोस्कोप सीधा पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन बोनस अच्छा मिला है, करीब 500। अब मैं एक नई कार खरीदूंगा। मेरी वाइफ को एक मॉडल काफी समय से पसंद था। यह सुनकर मैं अंधेरे में पेड़ के नीचे खड़ा होकर उस चमकती विंडो को देखता रहता हूँ। मेरे सामने शाइनी और लग्जूरियस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होती है और पीछे पेशेंट बिल्डिंग, जो काउंटलेस फैमिलीज के खून, आंसू और उम्मीदों से भरी होती है। ऐसा लगता है जैसे ये 2 अलग वर्ल्ड्स हैं, एक जहां आराम से बैठकर पैसा कमाया जाता है और दूसरा जहां जिंदगी दांव पर लगाकर भी बस छोटा सा बोनस मिलता है। ये मेरी दुनिया होती है। मैं अपने एम्प्टी ऑफिस में खड़ा होता हूँ, जहां वॉल्स पर अप्रिशिएशन बैनर्स लगे होते हैं, जैसे एक्सीलेंट मेडिकल एथिक्स और मिराकुलस हैंड्स दैट गिव न्यू लाइफ, जो हर एक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे मैंने मौत के मुंह से वापस लाया था। ये मेरे प्राइड और इंस्पिरेशन होते हैं, लेकिन इस मोमेंट में ये मुझे मॉकिंग फेसेस की तरह लगते हैं, जो मेरी इनोसेंस और स्टूपिडिटी पर चुपचाप हंस रहे होते हैं। मैं अपना फोन उठाता हूँ, जिसकी स्क्रीन लाइट मेरे एक्सप्रेशनलेस फेस को इल्यूमिनेट करती है। मैं क्वाइटली 6 बजे AM का अलार्म ढूंढता हूँ और फिंगर से उसे डिलीट कर देता हूँ। फिर एक नया अलार्म 7:30 AM का सेट करता हूँ और उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। अगले दिन पहली बार मैं सनराइज तक सोता रहता हूँ और कोई अर्जेंट कॉल भी मुझे जगा नहीं पाता। इसके बाद मैं आराम से उठता हूँ, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलता हूँ। पेड़ों के बीच से आती सनलाइट मेरे शरीर पर पड़ती है, जो मुझे काफी रिलैक्सिंग फील कराती है। तभी मुझे रियलाइज होता है कि मैंने कितने समय से इस सिटी की स्ट्रीट्स को दिन की रोशनी में देखा ही नहीं था। शाम 5 बजे मैं एक माइनर हार्ट बाईपास सर्जरी खत्म करता हूँ और नाइफ रखकर व्हाइट कोट उतार देता हूँ और घर जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट झाडोंग मुझे रोकता है और कहता है, लिन्युआन, तुम कहाँ जा रहे हो? रात में एक इमरजेंसी केस की मीटिंग है, काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। वह ऐसे बोलता है जैसे ये ऑब्वियस हो, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं यही करता आ रहा होता हूँ। जब भी हॉस्पिटल को जरूरत होती है, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। लेकिन इस बार मैं कहता हूँ, मेरा वर्किंग टाइम खत्म हो चुका है। यह सुनकर झाडोंग स्टंडेड रह जाता है, जैसे उसने कुछ अजीब सुन लिया हो। वह कहता है, लेकिन ये इमरजेंसी केस है, किसी की जान बचाने की बात है। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या अभी पेशेंट की लाइफ खतरे में है? वह जवाब देता है, नहीं, कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मामला कॉम्प्लिकेटेड है। जिस पर मैं उसे बीच में ही रोकते हुए कहता हूँ, अगर ये लाइफ सेविंग मैटर नहीं है
तो इसे मेरे वर्किंग आवर्स में ही रखना। मैं अपना बैग उठाता हूँ और उसके पास से गुजरते हुए कहता हूँ, डायरेक्टर सर, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना भी एक तरह की मेडिकल एथिक्स है। यह कहकर मैं पहली बार सनसेट से पहले हॉस्पिटल गेट से बाहर निकलता हूँ। डूबते सूरज की गोल्डन लाइट मेरी शैडो को लंबा कर देती है और मैं गहरी सांस लेता हूँ, जैसे हवा में फ्रीडम की मिठास घुली हो। तभी फोन वाइब्रेट करता है और मेरे स्टूडेंट लिजी का मैसेज आता है, सर आर यू ओके। वह एक पैशनेट और प्रिंसिपल्ड यंग डॉक्टर होता है जिसे डिपार्टमेंट में हो रही एक्टिविटी से कुछ अंदाजा हो जाता है। मैं उसे रिप्लाई करता हूँ, आई एम फाइन, और साथ में लिखता हूँ, गो टू स्लीप अर्ली। फिर फोन बंद कर देता हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब बाकी लोग जल्द ही ट्रबल में आने वाले हैं। मेरे टाइम पर काम खत्म करने का तरीका एक शांत झील में फेंके गए पत्थर जैसा होता है, जो शुरुआत में हल्की लहरें पैदा करता है, लेकिन एक हफ्ते में वही लहरें एक बड़े स्टॉर्म में बदल जाती हैं। कार्डियक सर्जरी शेड्यूल चार्ट में अगले 1 महीने तक के सारे डिफिकल्ट सर्जरीज पूरी तरह फील हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि जिन पेशेंट्स को तुरंत सर्जरी चाहिए उन्हें कम से कम 3 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा। हार्ट पेशेंट्स के लिए एक दिन की डिले भी एक नए डेंजर को जन्म देती है। उस दोपहर जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचता हूं, एक मिडिल एज्ड वुमन मेरा रास्ता रोक लेती है और कहती है, डायरेक्टर चांद, मेरे पापा की सर्जरी जल्दी क्यों नहीं हो सकती? वो इतना वेट नहीं कर सकते। मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ, तभी लिजी आगे आकर मुझे साइड कर देता है और कामली कहता है, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, आराम से बात कीजिए, सर के सारे सर्जरीज ऑलरेडी बुक्ड हैं, पूरी तरह फुल हैं। अचानक ही सवाल उठता है, ये सर्जरीज इतनी जल्दी कैसे बुक हो गई? मैंने सुना है पहले ऐसा नहीं होता था। यह सुनकर बाकी पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स भी कॉरिडोर में इकट्ठा होने लगते हैं, जिस पर एक पल में सबकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं, सवालों और कंफ्यूजन से भरी हुई। मैं उस बेचैन वुमन को देखता हूं, लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं होती। मैं बस हॉस्पिटल में रूल्स फॉलो करने वाला एक जनरल डॉक्टर हूं और ये सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैं उस कमिशन को इग्नोर करता हूं और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता हूं, जिस पर लिजी फैमिलीज को शांत करने की पूरी कोशिश करता रहता है। उसी समय डिपार्टमेंट हेड जहां गुडोंग का कॉल आता है और फोन के दूसरी तरफ से रिक्वेस्ट भरी आवाज आती है, चानलिन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज रात ओवरटाइम कर लो, अभी पेशेंट की डॉटर मेरे ऑफिस में घुसने वाली है। मैं उस समय कार चला रहा होता हूं और विंडो से आती शाम की हवा काफी अच्छी लग रही होती है, जिस पर मैं पार्क की तरफ मुड़ जाता हूं। मैं अपनी डॉटर के बारे में सोच रहा होता हूं, जो काफी देर से मेरा इंतजार कर रही होती है ताकि मेरे साथ स्विंग पर खेल सके। हॉस्पिटल में वर्किंग आवर्स के दौरान मेरी वर्क स्पीड सबसे फास्टेस्ट होती है, जिस पर मैं कामली रिप्लाई देता हूं, यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वह कहता है, मुझे पता है, लेकिन अभी ये सब कहने का टाइम नहीं है। जिस पर मैं पलट कर पूछता हूं, तो फिर कब टाइम होगा? फिर मैं आगे कहता हूं, क्या वह टाइम होगा जब मैं अपनी बेटी के बिना रहूं? बचपन में जो कमी मेरे फादर के साथ रहकर नहीं पूरी हुई, क्या अब मैं वही अपनी डॉटर के साथ होने दूं? यह सुनकर फोन के दूसरी तरफ साइलेंस छा जाता है और मैं कॉल कट कर देता हूं। मेरी बेटी की स्विंग से आती हंसी चांदी की घंटियों जैसी लगती है और मैं सोचता हूं कि कितना समय हो गया है मुझे ऐसे पीसफुल मोमेंट्स एंजॉय किए हुए। अगले दिन डीन खुद मुझे ऑफिस में बुलाता है, जिस पर मैं जाता हूं तो देखता हूं कि वह खुद मेरे लिए चाय तैयार कर रहा होता है और उसके फेस पर सैडनेस साफ नजर आता है। वह कहता है, लिनवान, मैंने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाया है, तुम्हारा टैलेंट और नेचर मैं सबसे अच्छे से जानता हूं, तुम हमेशा हॉस्पिटल का प्राइड रहे हो। मैं चुपचाप चाय की स्टीम पर फूंक मारता हूं, लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर वह पूछता है, लेकिन तुम हाल में क्या कर रहे हो? कितने पेशेंट्स को डिले कर रहे हो? मुझ पर कितने एलिगेशंस आ रहे हैं? जिस पर मैं कामली जवाब देता हूं, डीन सर, मैं पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं ला रहा, मैं सिर्फ हॉस्पिटल के रूल्स और लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं। 8 घंटे काम और टाइम पर लीव, इसमें मैंने क्या गलत किया है? यह सुनकर वह शॉक हो जाता है और उसका फेस थोड़ा गिर जाता है। वह कहता है, रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंसानियत भी जरूरी है। डॉक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जिस पर मैं अपनी नजरें उसकी गोल्ड फ्रेम्ड ग्लासेस के पीछे उसकी आंखों में डालकर कहता हूं, मेरे मेडिकल प्रिंसिपल्स उन 8 घंटों के अंदर ही दिखते हैं। मैं 200% फोकस के साथ पेशेंट्स की लाइफ बचाता हूं और आज तक एक भी मिस्टेक नहीं की है। फिर थोड़ा रुककर आगे झुकते हुए कहता हूं, मेरे प्रिंसिपल्स ये नहीं है कि मैं कुछ लोगों की इनकॉम्पिटेंस और ग्रीड को कवर करूं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्कैम्स को छुपाऊं। यह सुनते ही डीन का फेस गुस्से से भर जाता है, लेकिन मैं उसे बोलने का मौका नहीं देता और सीधे फोन निकालकर एक फोटो उसके सामने रख देता हूं। यह वंगकाई का सोशल मीडिया पोस्ट होता है, जिसमें वह सनग्लासेस पहनकर एक नई लग्जरी कार के सामने खड़ा होता है और उसके फेस से साफ दिखता है कि वह कितना खुश है। ये पोस्ट उसी दिन का होता है जब मुझे 3,000 रुपए बोनस मिला था और उसे 500 का बोनस मिला था। मैं कहता हूं, डैन सर, डायरेक्टर वांग की लाइफ कितनी शानदार है और मेरे जैसे स्किल्ड डॉक्टर को सिर्फ 3,000 रुपए मिलते हैं। शायद सैक्रिफाइसेस करने के लिए इतना ही काफी होता है। यह सुनकर डीन की सांस भारी हो जाती है। वह स्क्रीन को देखता रहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। ऑफिस का माहौल पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और मुझे समझ आ जाता है कि यह कन्वर्सेशन यहीं खत्म हो चुकी है। मैं उठकर कहता हूं, डैन सर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पेशेंट्स को देखने जा रहा हूं। सदाउनो, आखिर यह मेरा वर्किंग टाइम है। मैं अपना कोट ठीक करता हूं
हल्का सा सिर झुकाता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ, उसे वहीं छोड़कर जिसकी चाय धीरे धीरे ठंडी हो रही होती है। डीन की बातचीत का रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं होता और अब मेरा टाइम पर काम खत्म करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं बल्कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट बन जाता है। जब यह तरीका काम नहीं करता तो वांग काई एक और तरीका अपनाता है और हॉस्पिटल के इंटरनल फोरम पर एक एनोनिमस पोस्ट सामने आता है जिसका टाइटल होता है एक सो कॉल्ड कैपेबल डॉक्टर का असली चेहरा। पोस्ट में सीधे नाम नहीं लिया जाता लेकिन हर कोई समझ जाता है कि बात मेरे बारे में हो रही है। उसमें कहा जाता है कि वह डॉक्टर एरोगेंट है, पेशेंट्स की लाइफ की परवाह नहीं करता और अपनी स्किल्स का घमंड करता है। और वह डॉक्टर मैं ही होता हूँ, चेन लिनवान, जिसे एक हार्टलेस इंसान की तरह दिखाया जाता है जिसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। पोस्ट में यह भी लिखा होता है कि मैं सब्सिडी से अनहैप्पी होकर जानबूझकर सर्जरीज डिले करता हूं और पेशेंट्स को हॉस्पिटल से डील करने के लिए यूज करता हूं। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। कुछ एडमिन स्टाफ जो सच्चाई नहीं जानते वे मुझे ब्लेम करने लगते हैं और बाकी डॉक्टर्स भी हाफ इन्फॉर्मेशन के आधार पर रिग्रेट दिखाते हैं। कार्डियक डिपार्टमेंट के कुछ कॉलेग्स मुझे डिफेंड करते हैं लेकिन उनकी आवाज जल्दी ही बाकी कमेंट्स में दब जाती है। धीरे धीरे यह पूरा हॉस्पिटल का हॉट टॉपिक बन जाता है और मैं जब हॉस्पिटल में वॉक करता हूं तो लोगों की नजरें मुझे अलग तरीके से देखती हैं। कुछ आंखों में हेट होता है, कुछ में रिग्रेट और कुछ लोग मेरी हालत देखकर खुश होते हैं। उस दोपहर में कैंटीन जाता हूं जहां एडमिन ऑफिस की कुछ गर्ल्स खड़ी होकर मुझे पॉइंट करते हुए धीरे धीरे बातें कर रही होती हैं, इतनी आवाज में कि मैं सुन सकूं। वे कहती हैं, यही है ना वो, दिखने में कितना काम लगता है लेकिन दिल कितना खराब है। दूसरी कहती है, हाँ मैंने भी सुना है, इसकी वजह से कई पेशेंट्स डिले हुए हैं। यह अपनी स्किल्स के दम पर जो चाहे करता है, ऐसे लोग सबसे डेंजरस होते हैं। तभी वांगकाई अपना फूड ट्रे लेकर आता है और मेरे पास से गुजरते हुए रुक जाता है। वह सीरियस टोन में कहता है, डॉक्टर चेन, बातों को दिल पर मत लो, गुस्सा आना नॉर्मल है लेकिन इतना बड़ा सीन क्रिएट करना हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है, न तुम्हारे लिए न मेरे लिए। वह ऐसा बिहेव करता है जैसे वह पीस बनाने आया हो जबकि असल में वही इस सबके पीछे होता है। उसकी बात सुनते ही आसपास के लोग और ज्यादा ध्यान से मुझे देखने लगते हैं, जैसे मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहे हों कि क्या मैं गुस्से में एक्सप्लोड करूंगा या खुद को डिफेंड करूंगा। लेकिन मैं कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और बस चुप रहता हूं। मैं उसकी तरफ एक नजर देखता हूं लेकिन उसे देखता तक नहीं, बस शांति से अपना खाना खाता रहता हूं और ट्रे उठाकर उसके पास से सीधे आगे निकल जाता हूं। मैं एक शांत कोने में जाकर बैठ जाता हूं जिस पर उसका हाथ जो मेरे कंधे पर रखने के लिए बढ़ा होता है हवा में ही अटक जाता है। यह देखकर उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि किसी को इग्नोर करना काउंटर अटैक से भी ज्यादा खतरनाक हथियार होता है। मैं आराम से खाना खाता रहता हूं और वांगकाई सबके सामने एक मजाक बन जाता है लेकिन लोगों की बातें धीरे धीरे असर दिखाने लगती हैं जिस पर कुछ दोस्त जो पहले मेरे करीब थे अब नोइंगली या अननोइंगली मुझसे दूरी बनाने लगते हैं। कॉरिडोर में मिलते ही वे बस सिर हिलाकर निकल जाते हैं और पहले की तरह मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करते। पूरा कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट एक अजीब टेंशन भरे माहौल में डूब जाता है। लिजी गुस्से से भरा होता है और वह फोन उठाकर फोरम पर डिबेट करना चाहता है ताकि वांगकाई के 500 रुपए बोनस वाली सच्चाई सबको बता सके, जिस पर मैं उसे रोक देता हूं और कामली कहता हूं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं उस यंग डॉक्टर को देखता हूं जिसकी आंखों में अब भी गुस्सा जल रहा होता है और कहता हूं, सच खुद सामने आएगा। अभी आर्ग्यू करना ऐसा लगेगा जैसे हम अपनी गलती छुपा रहे हैं। जिस पर वह कहता है, लेकिन टीचर, वे आपके बारे में इतनी बुरी बातें कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं आपने पेशेंट्स के लिए क्या क्या किया है। मैं जवाब देता हूं, मुझे पता है, वही काफी है। मैं उसके कंधे पर हल्का हाथ रखता हूं और कहता हूं, उन्हें जो कहना है कहने दो, जितना ऊंचा कूदेंगे उतना बुरा गिरेंगे। हालांकि मैं ऐसा बोलता हूं लेकिन दिल में बिल्कुल हलचल नहीं है। ऐसा कहना झूठ होता है क्योंकि बदनाम होना और अलग थलग पड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मैं बस अपनी सारी फीलिंग्स को एक शांत और समझदार मास्क के पीछे दबाकर रखता हूं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जब उस दिन हैट्स झांग मुझे इंस्ट्रूमेंट्स देते हुए धीरे से कहता है, डायरेक्टर चान, उन बेकार बातों पर ध्यान मत दो, हम सब आप पर भरोसा करते हैं। उसकी बात एक गर्म लहर की तरह मेरे ठंडे दिल में उतरती है। लेकिन इससे भी बड़ा सरप्राइज अभी बाकी होता है क्योंकि किसी ने मेरे पास्ट के कुछ स्टोरीज इंटरनेट पर डाल दिए होते हैं जिसमें एक केस दिखाया जाता है जब मैंने 36 घंटे लगातार काम करके एक हेवी ब्लीडिंग मदर को मौत के मुंह से वापस लाया था। एक पुरानी न्यूज भी सामने आती है जिसमें मैंने अपनी पॉकेट से एक गरीब फैमिली के बच्चे की सर्जरी का खर्च उठाया था। इसके साथ ही कुछ पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स भी सामने आते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मेरा सपोर्ट करने लगते हैं। वे कहते हैं, अगर डायरेक्टर चान नहीं होते तो मेरे हस्बैंड 3 साल पहले ही मर गए होते। वो हमारे पूरे फैमिली के सेवर हैं। कोई कहता है, जो लोग कहते हैं कि उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। और कोई कहता है, मेरा बेटा जो आज हंसता खेलता स्कूल जाता है वह सिर्फ उनके इलाज की वजह से है। जो लोग पीछे से कहानियां बना रहे हैं, क्या उनकी कॉन्शियस नहीं बोलती? धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन बदलने लगता है और लोग मैनेजमेंट और सैलरी सिस्टम पर सवाल उठाने लगते हैं। वे कहते हैं, एक टॉप सर्जन को सिर्फ 3,000 रुपए मिलता है और एडमिन को 50,000 रुपए। क्या यह सही है? ये डॉक्टर्स के साथ अन्याय है। डॉक्टर चान को सपोर्ट करो
स्किल्ड लोगों को उनका सही रिस्पेक्ट और सैलरी मिलनी चाहिए। वांगकाई की पूरी कॉन्स्पिरेसी फेल हो जाती है और उल्टा वही खुद कंट्रोवर्सी का सेंटर बन जाता है। अब सवाल उसके और इस अनफेयर सिस्टम पर उठने लगते हैं। फिर भी मैं रोज टाइम पर काम करता हूँ और टाइम पर ही घर जाता हूँ और काम के बाद किसी भी कॉल्स या कंसल्टेशंस को अटेंड नहीं करता। मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ ताकि आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व के प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर सकूं, जिसे मैंने काफी समय से पोस्टपोन किया हुआ था। बाहर चाहे कितना भी स्टॉर्म चल रहा हो, लेकिन मेरा माइंड पूरी तरह काम रहता है। मैं सोचता हूँ उन्हें हंगामा करने दो, असली तूफान अभी शुरू होना बाकी है। आधे महीने में ही हॉस्पिटल पूरी तरह केओस में डूब जाता है, क्योंकि कार्डियक डिपार्टमेंट की डिफिकल्ट सर्जरीज की वेटिंग लिस्ट अब 3 महीने से भी ज्यादा हो जाती है। इसका सीधा असर हॉस्पिटल की रेपुटेशन और अर्निंग्स पर पड़ता है, जो तेजी से गिरने लगती हैं। मैनेजमेंट बेचैन हो जाता है, जैसे गर्म तवे पर चींटियां भागती हैं, और मैं चुपचाप सही समय का इंतजार करता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वे मेरे झुकने का इंतजार कर रहे हैं और मैं सही मौके का। फिर एक रात अचानक फोन की तेज घंटी मुझे गहरी नींद से जगा देती है। यह डीन का कॉल होता है, जिसे उठाते ही उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। चैनल 1, जल्दी हॉस्पिटल आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं नींद में ही पूछता हूँ, क्या हुआ? वह कहता है, मेयर के फादर को अचानक ऑनर्टिक डिसेक्शन रप्चर हुआ है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। यह सुनते ही मैं पूरी तरह जाग जाता हूँ, क्योंकि यह कार्डियक सर्जरी की सबसे खतरनाक इमरजेंसीज में से एक होती है। इसमें डेथ रिस्क बहुत ज्यादा होता है और सर्जरी बेहद मुश्किल होती है। डीन बताता है कि सिटी के सारे कार्डियक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, लेकिन सक्सेस की उम्मीद सिर्फ 50% है, और वह भी मेरे ऑपरेट करने पर। मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक इमरजेंसी नहीं, बल्कि गेम चेंजिंग मौका है। डीन कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए कार भेज रहा हूं, जिस पर मैं कैजुअली कहता हूं, जरूरत नहीं है, और फोन काट देता हूं। करीब 20 मिनट बाद नीचे कार के ब्रेक्स की आवाज आती है, जिस पर मैं विंडो से देखता हूं तो डीन और वंगकाई ठंडी हवा में खड़े मेरे विंडो की तरफ देख रहे होते हैं। वे दोनों बेहद बेचैन और लाचार लग रहे होते हैं, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं करते। मैं कर्टेन वापस खींच देता हूं और बेड पर जाकर लेट जाता हूं, लेकिन नींद नहीं आती। मुझे पता होता है कि नीचे खड़े वे दोनों और ऑपरेशन रूम में पड़ी एक जान सब मेरे डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। करीब 1 घंटे की खामोशी के बाद नीचे से धीमी बहस की आवाज आने लगती है, शायद अब थोड़ा और। मैं इसे सहन नहीं कर पाता, जिस पर मैं फिर से विंडो की तरफ जाता हूं। मैं देखता हूं कि वांगकाई, जिसे देखकर मैं अपनी डेली वेनी को साइड में रख देता हूं। मैं अपने हाथ में एक मोटा सा बुक पकड़ लेता हूं। वह ब्राउन पेपर एनवेलप के साथ खड़ा होता है, और डीन, जिसे देखकर वह सिर झुकाकर रिस्पेक्ट देता है, कुछ कह रहा होता है। फिर वे दोनों एक एक करके बिल्डिंग के अंदर चले गए। इसके बाद जल्दी ही डोर पर नॉक होती है, जिस पर मैं डोर नहीं खोलता। नॉकिंग रुक जाती है और बाहर से डीन की मफल्ड आवाज आती है, लिन, एवॉन, आई नो यूर इन देयर, डोर ओपन इट, वी नीड टू टॉक। लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी मूव नहीं करता। फिर चीफ चेन यू की बात सुनाई देती है कि वह एक बिग हार्टेड पर्सन है। जो कुछ पहले हुआ वह सब मेरी गलती थी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिए, बस हेल्प करने के लिए रेडी रहिए, हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। यह सुनकर डोर के बाहर कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर वह एनवेलप को डोर के नीचे की दरार से अंदर पुश कर देता है। मैं अपना सिर झुकाकर फ्लोर पर पड़े फ्लावर को देखता हूँ, फिर एनवेलप की तरफ देखता हूँ, और मेरे होठों पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है। अगर आज यह दिन देखने को मिलता है तो पहले ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे पैसे से खरीदना चाहते हो? ये लोग मुझे क्या समझते हैं? चेनलन युआन क्या सोचता है? इसके बाद मैं झुककर एनवेलोप उठाता हूं और डोर खोल देता हूं, जिस पर डीन और वंगकाई मुझे डोर खोलते हुए देखते हैं, और उनके चेहरों पर इंस्टेंटली खुशी की वेव फैल जाती है। वंगकाई अपने हाथ रगड़ते हुए जोर से हंसता है, उसके चेहरे की सारी रिंकल्स इकट्ठा हो जाती हैं। वह कहता है, देखिए, ये आपके पास्ट हार्डवर्क के लिए थोड़ा कॉम्पेंसेशन है, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। लेकिन मैं उसे अपना सेंटेंस पूरा नहीं करने देता। मैं उनके सामने ही एनवेलोप खोलता हूं और उसके अंदर की चीजों को डायरेक्टली पास के डस्टबिन में फेंक देता हूं। फिर मैं उनकी स्माइल्स को देखकर कहता हूं, अब मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। मेरी आवाज में जरा भी फेमिलियरिटी नहीं होती। यह सुनकर डीन का चेहरा पूरी तरह गिर जाता है। वह एक कदम आगे बढ़ता है और उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ सुनाई देती है। वह कहता है, चेनलन युआन, यह किसी की लाइफ का सवाल है। अगर आप हेल्प करने के लिए रेडी हो तो जो भी आप चाहते हो। जिस पर मैं हंसता हूं, लेकिन मेरी हंसी मेरी आंखों तक नहीं पहुंचती। मैं उनके एंग्शियस और परेशान चेहरे देखता हूं और धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए पूछता हूं, डीन सर, आप लोगों से मेरा एक सवाल है। यह कहकर मैं मुड़ जाता हूं और डोर बंद कर देता हूं। फिर मैं अपनी सख्त पीठ दिखाते हुए कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं सर्जरी करूं तो सुबह हम पूरे हॉस्पिटल के सामने फेस टू फेस मिलकर खुलकर बात करेंगे। इसके साथ ही जोर की आवाज के साथ डोर बंद हो जाता है। मुझे अंदाजा हो जाता है कि वे दोनों बाहर खड़े हैं। ठंडी हवा में उनके चेहरे राख जैसे हो जाते हैं। मैं डोर के पास खड़ा रहता हूं, उनके लड़खड़ाते कदमों की आवाज और दूर जाती आवाज सुनाई देती है। यह रात कई लोगों के लिए बिना नींद के गुजरती है, जिस पर मेयर ऑफिस से फोन बार बार आता रहता है। हर आधे घंटे में कॉल आता है और हर बार डीन और वंकाई के लिए पनिशमेंट की डिमांड की जाती है।
वह बुरी तरह डर चुका होता है। अगले दिन सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम लोगों से भरा होता है। पूरे हॉस्पिटल के मिडिल लेवल से ऊपर के ऑफिशियल्स, हर डिपार्टमेंट के हेड और हेड नर्स सभी वहां मौजूद होते हैं। उनके चेहरों पर सीरियसनेस, क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट का मिक्स फील होता है। सभी जानते हैं कि आज की मीटिंग का रीजन क्या है। मेयर के फादर अभी भी आईसीयू में पड़े होते हैं, मेरे नोट का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें बचाने वाला सिर्फ मैं हूं और मैं देखता हूं कि पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट टेंशन में होता है। फिर मैं और लिजी साथ में कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते हैं, जिस पर सभी की नजरें एक साथ मुझ पर टिक जाती हैं। लेकिन मैं बिना इधर उधर देखे सीधे फर्स्ट लाइन में जाकर बैठ जाता हूं। लिजी मेरे पास बैठता है तो उसका चेहरा नर्वसनेस और एक्साइटमेंट से हल्का लाल हो जाता है। वह अपने फिस्ट्स कस लेता है जैसे कोई सोल्जर बैटल के लिए रेडी होता है। कॉन्फ्रेंस रूम में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, इतना कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। डीन प्रेसिडेंट चेयर पर बैठा होता है, उसका चेहरा पैल हो चुका होता है, आंखें धंसी हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह एक रात में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। उसके पास बैठा वंगकाई और भी ज्यादा परेशान दिखता है। वह बार बार टिश्यू से अपना पसीना पोंछता है। फिर डीन माइक्रोफोन उठाता है, गला साफ करता है और भारी आवाज में बोलता है, फ्रेंड्स, आज ये इमरजेंसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर के लिए बुलाई गई है। हम सब जानते हैं कि मेयर के फादर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वह मुश्किल से बोलता रहता है, फिर टॉपिक बदलकर मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में रिक्वेस्ट होती है। वह कहता है, कॉमरेड चेन लिन, मुझे पता है रिसेंटली हॉस्पिटल ने कुछ टास्क्स डिवाइड किए थे जिसमें मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिगर इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, पेशेंट की लाइफ को सबसे पहले रखेंगे। मैं उसे अपनी बात पूरी करने नहीं देता। मैं सीधे खड़ा हो जाता हूं और प्रेसिडेंट की तरफ चलता हूं, जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सांस रोक लेते हैं। मैं लिजी के हाथ से पेन ड्राइव लेता हूं, उसे कंप्यूटर में लगाता हूं और अपना बनाया हुआ पीपीटी खोलता हूं, जिसे मैंने पूरी रात जाग कर तैयार किया था। स्क्रीन पर पहला पेज आता है, जिसमें कोई मुश्किल शब्द नहीं होते, सिर्फ 2 बड़े रेड नंबर्स और 2 इमेजेस होती हैं जो जमीन आसमान का फर्क दिखाती हैं। एक फोटो मेरे 3,000 रुपए अलाउंस एनवेलप की होती है और दूसरी वंगकाई के 50,000 रुपए बोनस ट्रांसफर की स्क्रीनशॉट होती है। यह देखते ही पूरा हॉल हंगामा करने लगता है। लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं इतना डिफरेंस। डॉक्टर चेन एक लाइफ बचाता है और उसे 3,000 मिलते हैं, और वंगकाई जो पूरे दिन ऑफिस में बैठकर टी पीता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसे 50,000 मिलते हैं। यह एक स्कैम है। लोगों की विस्पर्स वेव की तरह कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजने लगती हैं, जिस पर वांगकाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वह झटके से खड़ा होता है और मेरी तरफ उंगली उठाकर कहता है, उसकी लिप्स कांपती हैं, तुम मुझ पर गंदा आरोप लगा रहे हो, यह डिफेमेशन है। लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करता हूं। मैं कामली बैठकर अपने कॉलेग्स की तरफ देखता हूं। उनके चेहरों पर सरप्राइज, एंजर और इनजस्टिस के एक्सप्रेशंस देखकर मैं धीरे धीरे बोलना शुरू करता हूं। मैं चेन लेन, लेन सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल का कार्डियक सर्जन हूं। आज मैं यहाँ किसी कंप्लेंट के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम जो फ्रंट लाइन पर फाइट करते हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, क्या हमारी एबिलिटी और हमारी रातों की नींद इतनी सस्ती है? मेरी आवाज तेज नहीं होती, लेकिन हर किसी तक साफ पहुंचती है, जिस पर पूरा हॉल शांत हो जाता है। फिर मैं पीपीटी का नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं, जिस पर मेरी 3 कंडीशंस क्लियरली लिखी होती हैं, और मैं कहता हूं, अगर आज आप चाहते हैं कि मैं फिर से सर्जिकल नाइफ उठाऊं तो ठीक है। मेरी 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहला, पिछले 1 साल में पूरे हॉस्पिटल में जितने भी प्रोजेक्ट सब्सिडीज बोनस दिए गए हैं, उनकी पूरी डिटेल्स इमीडिएटली पब्लिक की जाए, जिस पर हर एक अकाउंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के डायरेक्टर वंगकाई और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लीडर्स जो इस सब्सिडी पार्टीशन में शामिल थे, उन्होंने जो इनजस्टिस किया है उसके लिए मुझे और पूरे हॉस्पिटल के उन फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ से जिनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, सबके सामने झुककर अपोलोजाइज करना होगा। तीसरा, सैलरी कमेटी जो सिर्फ नाम के लिए बनी हुई है, उसे तुरंत डिसॉल्व किया जाए और एक नई कमेटी बनाई जाए जिसमें फ्रंटलाइन पर काम करने वाले क्लिनिकल मेडिकल स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हों और उनकी संख्या कम से कम 50% हो। हम सिर्फ वही वापस चाहते हैं जो सच में हमारा है, यानी अपनी बात रखने का राइट। मेरी हर कंडीशन मीटिंग रूम में एक बड़े बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करती है, जिस पर यंग डॉक्टर्स की आंखों में चमक आ जाती है और सालों से दबे हुए नर्सेस भी एक्साइटमेंट में अपने फिस्ट्स कस लेते हैं। डैन के हाथ में पकड़ा माइक्रोफोन कांपने लगता है। वह बुरी तरह हिल रहा होता है। वह मुझे इंटरप्ट करना चाहता है, रिफ्यूज करना चाहता है। तभी उसी मोमेंट उसका फोन जोर से वाइब्रेट होने लगता है। वह स्क्रीन की तरफ देखता है और जैसे उसका चेहरा कट जाता है, उसका हाथ जोर से कांपने लगता है। मैं साफ देखता हूं, कॉलर आईडी पर मेयर के सेक्रेटरी का नाम होता है। वह कांपते हुए फोन उठाता है, बटन प्रेस करता है और साइड में जाना भी भूल जाता है। फोन की आवाज ज्यादा लाउड नहीं होती, लेकिन उस साइलेंट हॉल में आगे बैठे लोग भी साफ सुन लेते हैं। आवाज आती है, डीन, मेयर ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो,
सर्जरी पीसफुली होनी चाहिए, उनकी सभी टर्म्स पर बात की जा सकती है। यह सुनकर यह बात फाइनल नेल इन द कोफिन साबित होती है। डीन फोन रख देता है और ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल जाती है। वह हेल्पलेस होकर मुझे देखता है, फिर पूरी तरह टूटे हुए एक्सप्रेशन के साथ माइक उठाता है और कहता है, मैं हॉस्पिटल की तरफ से डायरेक्टर चेन की डिमांड्स को एक्सेप्ट करता हूं। यह सुनते ही पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, फिर तुरंत जोरदार अपलॉज गूंज उठता है। लिजी और कुछ यंग डॉक्टर्स खुशी से उछल पड़ते हैं। मैं पीपीटी बंद करता हूं, यूएसबी ड्राइव निकालता हूं और स्टेज से उतरकर डोर की तरफ चलता हूं। फिर मुड़कर अभी भी शॉक में खड़े डीन को देखकर शांति से कहता हूं, अब सर्जरी की प्रिपरेशन करो, और यह कहकर डोर खोलकर बाहर चला जाता हूं। बाहर लिजी और कुछ यंग डॉक्टर्स और नर्सेस मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है, जिस पर मुझे समझ आता है कि इस मोमेंट से बहुत कुछ बदल चुका है। मैं सोचता हूं कि सबके सामने हुई इस डिस्कशन की जीत से स्टॉर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ लोगों की शेमलेसनेस और जिद को अंडर एस्टिमेट कर चुका होता हूं। सर्जरी के दिन मैं सारी प्रिपरेशन पूरी करके ऑपरेशन थिएटर में एंटर करता हूं। डोर खोलते ही अंदर का अजीब एटमॉस्फेयर फील होता है। वहां मेरी टीम के अलावा एक अनइनवाइटेड गेस्ट भी मौजूद होता है, जोडे, जो कैपिटल के टॉप हॉस्पिटल का कार्डियक सर्जरी प्रोफेसर होता है और एकेडमिक वर्ल्ड में सालों से मेरा राइवल भी रहा है। उसकी स्किल्स डिसेंट होती हैं, लेकिन उसका दिल छोटा होता है और वह दूसरों का क्रेडिट लेने और डोमिनेंस दिखाने का शौकीन होता है, जिस वजह से प्रोफेशनल्स के बीच उसकी खास रिस्पेक्ट नहीं होती। मैं सोचता हूं ये यहाँ क्या कर रहा है, तभी डीन और वेंकाई उसके पीछे खड़े फेक स्माइल के साथ नजर आते हैं। डीन मुझे देखकर हिचकिचाते हुए इंट्रोड्यूस करता है, ये प्रोफेसर जोडे ही हैं। हम सोचते हैं कि सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें स्पेशली गाइड करने के लिए बुलाया गया है, डबल सेफ्टी के लिए। यह सुनकर मैं मन ही मन हंसता हूँ। ये कोई डबल सेफ्टी नहीं बल्कि मेरे लिए एक टाइम बॉम्ब है। जो फेक स्माइल के साथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, लिन युवान, काफी समय बाद मिलना हुआ, सुना है तुम्हें थोड़ी परेशानी चल रही है। मैं फ्री था तो सोचा आकर हेल्प कर दूं। उसकी बातों में मदद का दिखावा और सुपीरियॉरिटी का एटीट्यूड साफ दिखता है, जिसे देखकर मैं एक नजर में उसकी चाल समझ जाता हूं। अगर सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो वह क्रेडिट ले लेगा, और अगर फेल होती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डालकर खुद बच जाएगा। इतना ही नहीं, अगर सर्जरी सक्सेसफुल भी होती है तो डीन और वंगकाई उसे टेक्निकल एक्सपर्ट बनाकर हॉस्पिटल में रख सकते हैं, ताकि मुझे रास्ते से हटाया जा सके। यह सब सोचते हुए मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा होता है, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। मैं उसका हैंडशेक इग्नोर करता हूं और कैजुअली सिर हिलाकर कहता हूं, ठीक है, अगर आप गाइड करने आए हैं तो आपको थोड़ा ट्रबल होगा। फिर मैं हेड नर्स की तरफ मुड़ता हूं और सख्त आवाज में कहता हूं, इनके लिए ड्रेस प्रिपेयर करो, ये फर्स्ट असिस्टेंट होंगे। यह सुनकर झो देहाई का चेहरा तुरंत बदल जाता है। एक बड़े प्रोफेसर को असिस्टेंट बना देना उसके लिए बड़ा इंसल्ट होता है। वह कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन मैं ऑलरेडी मुड़कर हाथ धोने चला जाता हूं और उसे जवाब देने का मौका नहीं देता। मैं सिर्फ 4 शब्द बोलता हूं, प्रिपेयर फॉर सर्जरी, और इसके साथ ही सर्जरी ऑफिशियली शुरू होने का सिग्नल मिल जाता है। शैडोलेस लाइट के नीचे सर्जरी शुरू होती है। मैं नाइफ उठाकर पेशेंट का चेस्ट खोलता हूं, जो फर्स्ट असिस्टेंट बनकर सामने खड़ा होता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है, आंखों में नफरत होती है। वह बार बार मुझे इंस्ट्रक्शंस देने लगता है, लिनयान, इंसिशन थोड़ा बड़ा करो ताकि सब क्लियर दिखे, यहाँ टिश्यू अलग करते वक्त केयरफुल रहो, कोई नर्व डैमेज मत करना। उसका टोन ऐसा होता है जैसे वह किसी स्टूडेंट को डांट रहा हो, और वह मेरे टीम के सामने अपनी ऑथोरिटी दिखाने की कोशिश करता है। सर्जरी की स्पीड कंट्रोल करना चाहता है। सर्जरी एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचती है, एस्केंडिंग एओर्टा को ब्लॉक करना जरूरी होता है। तभी जो फिर बोलता है, लिन युवान, मेरा सजेशन है कि डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट टेक्निक यूज करो। मैंने इस टेक्निक पर रिसेंटली पेपर पब्लिश किया है, इससे रिजल्ट बेहतर और फ्रेश होगा। ये सुनकर मैं अपने हाथ रोकता हूँ, सिर उठाता हूँ और सेफ्टी ग्लासेस के पीछे से उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ और धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहता हूँ, प्रोफेसर जो, यह एक ऑपरेशन टेबल है। तुम्हारा पेपर किसी सिमुलेशन टेबल पर पब्लिश करने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें जान बचानी है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, ऑपरेशन थिएटर का माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता है, जिस पर जो देहाई के चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे उसे सबके सामने थप्पड़ पड़ा हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सर्जरी आगे बढ़ती है और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। एओर्टा की फटी हुई ब्लड वेसल वॉल को जोड़ना होता है, जिस पर बाल से भी पतले धागे से बहुत ही फाइन स्टिचिंग करनी होती है। ये मेरी यूनिक स्किल होती है और मेरे करियर की फाउंडेशन भी यही होती है। जैसे ही मैं खुद ये करने के लिए तैयार होता हूँ, जो देहाई अपनी इज्जत बचाने और खुद को प्रूव करने के लिए मेरे हाथ से नीडल होल्डर छीन लेता है और कहता है कि इतनी डेलिकेट वर्क वह करेगा, उसे मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे रिफ्यूज करने का कोई मौका नहीं देता। वह नीचे झुककर काम शुरू करता है, जिस पर मेरी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। शायद नर्वसनेस में या खुद को साबित करने की जल्दी में उसके हाथ हल्के से कांपते हैं और उसी मोमेंट नीडल का शार्प टिप रास्ता भटक जाता है और सामने की बजाय पहले से ही कमजोर ब्लड वेसल वॉल को और फाड़ देता है। एक हल्की लेकिन डेडली सी आवाज आती है और फ्रेश रेड ब्लड टूटे हुए बांध की तरह बाहर फूट पड़ता है। मॉनिटर पर टी 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 की आवाज के साथ ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है।
अलार्म जोर से बजने लगता है। कोई चिल्लाता है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर 60 तक गिर गया है, हार्ट रेट भी गिर रहा है, जिस पर ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है। लिजी और नर्सेस के चेहरे एकदम सफेद पड़ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में खड़े डीन और वंगकाई डर के मारे कांपने लगते हैं। उनके पैरों में ताकत नहीं रहती, वे गिरने वाले होते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को वे मुझे हैंडल करने के लिए लाए हैं वही अपने हाथों से पेशेंट को मौत के करीब पहुंचा देगा। तभी मेरी आवाज गूंजती है, सब पीछे हटो, और वह आवाज केओस के बीच बिजली की तरह गूंजती है। मैं जो देहाई को एक झटके में साइड कर देता हूं और मेन सर्जन की पोजीशन ले लेता हूं। उस एक पल में मेरा दिमाग पूरी तरह काम हो जाता है। गुस्से या ब्लेम का कोई टाइम नहीं होता। मेरी नजर सिर्फ उस बढ़ते हुए इंसेशन और मॉनिटर की उस लाइफ लाइन पर होती है जो जीरो की तरफ जा रही होती है। मैं तुरंत ऑर्डर्स देता हूं, सक्शन, गेज, प्रेशर डालो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ाओ। मेरी आवाज शॉर्ट, क्लियर और कमांड जैसी होती है, जिस पर कोई सवाल नहीं उठता। मेरी टीम पहले घबराती है, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही स्टेबल हो जाती है और मशीन की तरह परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करने लगती है। टूल्स तुरंत पास होते हैं, हर ऑर्डर एग्जैक्ट फॉलो होता है। मेरे दोनों हाथ खून से भीगे होते हैं और पेशेंट के चेस्ट के अंदर तेजी और एक्यूरेसी से काम कर रहे होते हैं। मेरे हाथ इतने फास्ट मूव करते हैं कि शैडो जैसा इफेक्ट बनने लगता है। सभी की नजरें मेरे हाथों पर टिक जाती हैं और वे सांस लेना तक भूल जाते हैं। जो दिहाई एक तरफ खड़ा रह जाता है जैसे कोई लाइफलेस पपेट हो। पहले शॉक, फिर डिसअपॉइंटमेंट और फाइनली उसके चेहरे पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। वह मेरी स्किल देखकर यकीन नहीं कर पाता। उसे समझ आ जाता है कि उसने सिचुएशन बिगाड़ दी है और जो मैं कर रहा हूं वह उसकी समझ से बाहर है। उस मोमेंट में मेरे दिमाग में कई सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन मैं उन्हें रिजेक्ट करता जाता हूं और अचानक एक बोल्ड आइडिया आता है जिस पर मैं एक नई इंप्रूव टेक्निक यूज करने का फैसला करता हूं। मैं उस टोन जगह को सीधे स्टिच नहीं करता, बल्कि आसपास के हेल्थी टिश्यू का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट रिस्ट्रिक्शन बनाता हूं, जिसके लिए हार्ट स्ट्रक्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग और प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है, जो किसी ऑर्डिनरी सर्जन के बस की बात नहीं होती। 1 मिनट से भी कम समय में जैसे ही मैं आखिरी स्टिच कंप्लीट करता हूं, ब्लीडिंग पूरी तरह कंट्रोल में आ जाती है और मैं उस डैमेज्ड एरिया को एक आर्ट की तरह रिपेयर कर देता हूं। मॉनिटर पर ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 80, 95, 110, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। ब्लीडिंग रुक जाती है। लिजी की आवाज में रिलीफ और खुशी साफ सुनाई देती है। ऑपरेशन थिएटर में सभी लोग लंबी सांस लेते हैं, कुछ लोग तो वहीं बैठ जाते हैं। मैं सीधा खड़ा होता हूँ। आंखों पर स्ट्रेन के कारण हल्का अंधेरा छाने लगता है, लेकिन सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुकी होती है और उम्मीद से भी बेहतर रिजल्ट आता है। मैं अपना ब्लड सोक्ड गॉन उतारकर बिन में फेंक देता हूँ, फिर झो दिहाई की तरफ देखता हूँ। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता। उसके चेहरे पर शेम, फियर और डिफीट साफ दिखती है। मुझे पता होता है कि आज के बाद वह कार्डियक सर्जरी की फील्ड में कभी वापस नहीं आ पाएगा। मैं उसकी तरफ देखकर शांति से कहता हूँ, प्रोफेसर जो, अगली बार किसी को सिखाने से पहले अपनी टेक्निकल नॉलेज अपडेट कर लेना। और हाँ, ऑपरेशन टेबल फेम और वेल्थ कमाने की जगह नहीं है और लोगों की जान तुम्हारे लिए टैलेंट शो नहीं है। यह कहकर मैं उसे इग्नोर करता हूं और सीधे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाता हूं, जिस पर झो दिहाई शर्म से टूट जाता है और उसी रात शहर छोड़कर चला जाता है। ऑब्जर्वेशन रूम में डीन और वेंगकाई कुर्सी पर गिरे होते हैं। वे पसीने से भीगे होते हैं। मुझे बाहर निकलते देखकर उनकी आंखों में गहरा डर नजर आता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका आखिरी दांव भी फेल हो चुका है। तभी मेरा फोन बजता है। मेयर खुद कॉल करता है। वह मुझे बार बार धन्यवाद देता है, फिर टॉपिक बदलकर पूछता है कि हॉस्पिटल में चल रही सिचुएशन के बारे में। मैं ऑब्जर्वेशन रूम में उन दोनों के पैल फेसेस को देखकर मुस्कुराता हूं और कहता हूं, हाँ मिस्टर मेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में मेरी कुछ राय है। मुझे नहीं पता कि मेडिकल सिस्टम में करप्शन और एंटी रिफॉर्म का इश्यू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेयर के फादर की सक्सेसफुल सर्जरी मेरी रेप्यूटेशन को नई ऊंचाई पर ले जाती है। सभी लोग अपनी आंखों से रियल स्किल देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कॉन्स्पिरेसीज कितनी कमजोर होती हैं। जैसा प्रॉमिस किया गया था, हॉस्पिटल को पिछले 1 साल के सब्सिडी और बोनस डेटा पब्लिक करना पड़ता है और जैसे ही वह एक्सेल शीट सामने आती है, पूरे हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है। फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ की मेहनत और डेडिकेशन साफ दिखती है, जिस पर उनका सैलरी इतना कम होता है कि वो बेयरली काम चलाता है और उसका भी बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी कामों में यूज किया जाता है, जिस पर डिपार्टमेंट्स के कुछ लोगों को ह्यूज बोनसेस मिलते हैं। और ये शॉकिंग ट्रुथ धीरे धीरे सामने आता है, खासकर वंगकाई के केस में। इसके अलावा 500 प्रोजेक्ट सब्सिडी भी मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के नाम पर ली जाती है, जिसमें काउंटलेस अवार्ड्स भी शामिल होते हैं और उसका ईयरली बोनस, जो कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में मेरे जैसे डॉक्टर्स के लिए नंबर 1 होता है, वो एक सर्जन से 3 गुना ज्यादा होता है। ये सुनकर पूरे हॉस्पिटल में गुस्सा फैलता है और काउंटलेस लोग वंगकाई के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म्स की डिमांड करते हैं, जिस पर इमेंस प्रेशर के कारण डीन को वंगकाई को हटाना पड़ता है और एक टेम्पररी सस्पेंशन अनाउंस किया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। लेकिन मैं जानता था कि यह सब सिर्फ एक शो चल रहा है, क्योंकि जब तक डीन अपनी चेयर पर बैठा है तब तक उसके पास अपने ब्रदर इन लॉ को बचाने के काउंटलेस तरीके रहते हैं।
फिर जब मामला थोड़ा शांत होता है तो वांकाई किसी और पोजीशन में वापस आकर फिर से वही सब करने लगता है, जिस पर मुझे उनकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता है और मैं चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से रूट आउट किया जाए। लेट नाइट में लिजी मेरे ऑफिस के डोर पर नॉक करता है और धीरे से अपनी पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालकर मेरी टेबल पर रख देता है, जिस पर वह कहता है, सर ये मुझे एक्सीडेंटली मिला था और मुझे लगता है कि ये आपको देना चाहिए। यह सुनकर मैं उसकी रेड आइज की तरफ देखता हूं और पूछता हूं, यह क्या है? जिस पर लिजी अपनी आवाज धीमी करता है और बताता है कि वांग काई और उसकी वाइफ ने सीक्रेटली एक मेडिकल डिवाइस कंपनी रजिस्टर कर रखी है और पिछले 2 सालों में हमारे हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के ज्यादातर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जैसे हार्ट वाल्व और स्टेंट उसी कंपनी से खरीदे गए हैं। यह सुनकर मेरा दिल डूब जाता है और मैं तुरंत मार्केट प्राइसेस से कंपेयर करता हूं, जिस पर पता चलता है कि उनकी कंपनी हमें जो प्राइस पर बेचती है वह मार्केट प्राइस से कम 30% ज्यादा होता है। यह देखकर साफ समझ आता है कि यह कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। उस पेन ड्राइव में परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें सिस्टम से सीक्रेटली डिलीट किया गया था। साथ ही बिल्स और कंपनी को किए गए पेमेंट्स की डिटेल्स भी होती है जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम से निकाली गई थी। इसके अलावा वंगकाई की वाइफ की इंफॉर्मेशन भी होती है जो उस कंपनी की लीगल ओनर है और कुछ ब्लरी रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं जिनमें वंगकाई और सप्लायर्स के बीच की बातचीत रिकॉर्ड की गई होती है, जिस पर एविडेंस की पूरी चेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है और ये एक ऐसा हग केस बन जाता है जो हॉस्पिटल के कोर को हिला देता है और ग्रीड के कारण हॉस्पिटल और पेशेंट्स दोनों का खून चूस रहा होता है। मैं उस पेनड्राइव को टेबल पर रखकर देखता हूं जो एक जलते हुए लोहे की तरह डेंजरस हीट छोड़ता हुआ फील होता है और फिर मैं लिजी की तरफ देखता हूं जिस पर मेरी आंखों में पहले से ज्यादा सीरियसनेस होती है। मैं उससे पूछता हूं, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? एक बार ये बाहर निकल गया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा, ये एक फाइनल फाइट बन जाएगी। जिस पर लिजी की आंखों में अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन दिखता है और वह कहता है, सर मैंने सब सोच लिया है। मैंने मेडिकल इसलिए पढ़ा है ताकि लोगों को बचा सकूं और मैं भी आपकी तरह एक रियल डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं ये नहीं देख सकता कि आपके जैसे ऑनेस्ट लोग पेशेंट्स के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते रहें और वांगकाई जैसे लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करते रहें। यह हॉस्पिटल बीमार है और इसे एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। यह सुनकर मेरे दिल में कई इमोशंस उठते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पुराने सेल्फ को देख रहा हूं। फिर मैं उस यूएसबी ड्राइव को उठाता हूं और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता हूं, वेल डन, आगे का काम मुझे करने दो। मैं इतना नईव नहीं हूं कि इस फेटल एविडेंस को हॉस्पिटल डिसिप्लिन के तहत डिपार्टमेंट को दे दूं, क्योंकि यह दुश्मन के हाथ में नाइफ देने जैसा होता। फिर मैं पूरी रात उस यूएसबी ड्राइव के डेटा को प्रिपेयर करता हूं, उसे अलग अलग करके एक लॉजिकल और कंक्रीट एविडेंस वाली कंप्लेंट में कन्वर्ट करता हूं। इसके बाद मैं एक न्यू एनोनिमस ईमेल अकाउंट बनाकर उस कंप्लेंट को सीधे सिटी डिसिप्लिनरी कमेटी के पब्लिक रिपोर्टिंग ईमेल पर भेज देता हूं। जब यह सब खत्म होता है तब सुबह हो चुकी होती है, लेकिन मैं नहीं रुकता और अपने फोन से मेयर के सेक्रेटरी का नंबर ढूंढकर उसे एक मैसेज भेजता हूं। वह मैसेज छोटा होता है लेकिन हर वर्ड में वेट होता है, जिसमें मैं लिखता हूं, मेयर, आपने मेरे फादर की इलनेस के दौरान जो हेल्प की उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा मैंने हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े कुछ इश्यूज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। मुझे नहीं पता कि सिटी के मेडिकल सिस्टम को करप्शन से फ्री करने की कैंपेन में यह यूजफुल होगा या नहीं। मैं जानबूझकर वांगकाई का नाम मेंशन नहीं करता और करप्शन वर्ड भी डायरेक्टली यूज नहीं करता, बल्कि स्मार्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन और करप्शन फ्री कैंपेन को जोड़ देता हूं जिससे मेयर खुद समझ जाए। फिर मैं फोन रख देता हूं और विंडो के बाहर उगती हुई सुबह को देखता रहता हूं, जिस पर मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है और अब बस कोलैप्स होने का इंतजार है। अगली सुबह जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं तो एडमिन बिल्डिंग के सामने स्पेशल नंबर प्लेट वाली ब्लैक कार्स खड़ी दिखती हैं, जिनसे कुछ सीरियस लुकिंग लोग उतरकर सीधे अंदर जाते हैं, जिस पर कुछ नॉलेजेबल लोग आपस में विस्पर करते हैं कि सिटी डिसिप्लिनरी कमेटी के लोग आ गए हैं और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अब हॉस्पिटल में डिप्लॉय हो चुकी है। सुबह 10 बजे जब मैं राउंड्स पर होता हूं तो एडमिन बिल्डिंग की तरफ से लाउड कम्शन सुनाई देता है, जिस पर मैं कॉरिडोर की विंडो से बाहर देखता हूं और देखता हूं कि वांगकाई को 2 लोग पकड़कर बिल्डिंग से बाहर ला रहे होते हैं। उसके हमेशा शाइनी रहने वाले हेयर अब बिखरे हुए होते हैं और उसका फेस पैल पड़ चुका होता है, फिर भी वह जोर जोर से चिल्लाता रहता है कि मैं फंसा दिया गया हूं। यह सुनकर मुझे अंदर से एक अजीब सा पीस फील होता है और तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, जिसकी हेटिफुल आइज एक पॉइजनस स्नेक की तरह मुझ पर गिरती हैं, लेकिन मैं बिना इमोशन के उसे देखता रहता हूं। फिर मैं देखता हूं कि उसे फोर्सफुली उस ब्लैक कार में डाल दिया जाता है और डोर जोर से बंद हो जाता है, जिसके साथ उसकी आखिरी स्क्रीन भी दब जाती है। यह देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है
और थोड़ी देर बाद डीन को भी इन्वेस्टिगेशन टीम उसके ऑफिस से बाहर लाती है, जिसका सिर झुका होता है, जैसे ओवरनाइट उसकी पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई हो। वह चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता, जिस पर पूरा हॉस्पिटल अर्थक्वेक की तरह हिल जाता है और एडमिन बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। साथ ही सभी अकाउंटेंट्स के कंप्यूटर्स भी सीज कर ले जाते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज डर के मारे चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। लेकिन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में माहौल बिल्कुल अलग होता है, जहां लंबे समय से दबा हुआ सफोकेशन अब खत्म होता फील होता है। हालांकि लोग ओपनली बात करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। इन्वेस्टिगेशन टीम की स्पीड काफी शॉकिंग होती है और सॉलिड एविडेंस के सामने वंग काई जल्दी ही हार मान लेता है और वह न सिर्फ अपने पावर मिसयूज को एक्सेप्ट करता है, बल्कि हॉस्पिटल सप्लाईज को कंट्रोल करने और अपनी वाइफ के साथ मिलकर कंपनी चलाने की बात भी मान लेता है। इसके साथ ही वह हग कमीशंस लेने और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को मिसयूज करने के क्राइम्स भी एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी पनिशमेंट कम करने के लिए बाकी इन्वॉल्व को लोगों के नाम भी बता देता है, जिस पर उसकी सारी डर्टी एक्टिविटीज एक्सपोज हो जाती हैं और स्कैम का अमाउंट इतना बड़ा होता है और इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि पूरे सिटी का हेल्थ सिस्टम हिल जाता है। नीचे से उठती हुई करप्शन के खिलाफ एक स्टॉर्म जो सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल को सेंटर बनाकर फैलती है और तेजी से पूरे सिस्टम में स्प्रेड होती जाती है, जिस पर इस स्टॉर्म को शुरू करने वाला मैं ही होता हूं। लेकिन फिर भी ऐसा फील होता है जैसे मेरा इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं हमेशा की तरह पेशेंट्स को देखता रहता हूं, कंसल्टेशन करता रहता हूं और ऑपरेशन थिएटर में जाता रहता हूं, जिस पर बाहर दुनिया में चल रही केओस का मुझ पर कोई असर नहीं होता है और ऐसा लगता है जैसे ये सब मेरे साथ हो ही नहीं रहा है। फिर लिजी एक्साइटमेंट के साथ मेरे ऑफिस में आता है और आते ही हाथ हिलाते हुए लेटेस्ट सिचुएशन बताने लगता है। सर, वंगकाई को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है और डीन को भी सस्पेंड कर दिया गया है और मैंने सुना है कि एडमिन डिपार्टमेंट के कई डायरेक्टर्स ने भी खुद सरेंडर कर दिया है, जिस पर मैं बस हल्का सा नोट करता हूं और एक पेशेंट की फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता हूं, अब जाओ बेड नंबर 3 का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आओ, मैं उसे देखूंगा। यह देखकर लिजी धीरे धीरे शांत हो जाता है और मेरी एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वह सिर खुजलाते हुए पूछता है, सर हम जीत गए हैं, आपको थोड़ा भी एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूं और कहता हूं, यह जीत या हार का सवाल नहीं है, हमने बस वही वापस लिया है जो हमारा था और कुछ लोगों और चीजों को उनकी सही जगह पर रख दिया है। अगले दिन खबर आती है कि वांगकाई को 15 साल की जेल की सजा दी गई है और डीन को उसके पोजीशन से हटाकर लीगल एक्शन के लिए हैंडओवर कर दिया गया है, जिस पर सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल का यह करप्शन केस पूरे सिटी के मेडिकल सिस्टम को सुधारने के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। इसके बाद हायर अथॉरिटीज तेजी से एक्शन लेती हैं और कैपिटल के टॉप टीचिंग हॉस्पिटल से एक नए डीन को अपॉइंट किया जाता है, जो सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल को रीबिल्ड करने का काम संभालता है। उस नए डीन का नाम लिंजिंग डी होता है, जो कंट्री के एक रेनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं और अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टेक्निक के रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिस पर सभी जानते हैं कि वह एक ट्रू एक्सपर्ट हैं और रिकमेंडेशन से आने वाले ऑफिसर्स में से नहीं है। फिर अपने टेन्योर के पहले ही दिन बाकी ऑफिसर्स की तरह वह पूरे हॉस्पिटल की मीटिंग नहीं बुलाते हैं और न ही कोई फॉर्मल स्पीच देते हैं, बल्कि वह सीधे व्हाइट कोट पहनकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट से शुरुआत करते हैं। इसके बाद वह एक एक करके सभी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जिस पर उनके साथ कोई पॉम्प एंड शो नहीं होता है। सिर्फ एक सेक्रेटरी होता है जो नोट्स ले रहा होता है और जहां भी जाते हैं वहां डॉक्टर्स और नर्सेस से बात करते हैं, उनके वर्कलोड, सैलरी, बेनिफिट्स और करियर एडवांसमेंट के बारे में पूछते हैं। फिर जब वह कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में मेरे ऑफिस में आते हैं, तब मैं एक सर्जरी का वीडियो देख रहा होता हूं और मैंने उनके अराइवल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पाई होती है, जिस पर वह क्वाइटली मेरे पीछे खड़े होकर कुछ देर तक वीडियो देखते रहते हैं और फिर एक काम लेकिन पावरफुल वॉइस में कहते हैं, बाइनोक्यूलर अर्टिकेरिया ट्रीटमेंट स्पेक्टैक्युलर। यह सुनकर मैं मुड़ता हूं और उन्हें देखता हूं और समझ जाता हूं कि यह नए डीन हैं, जो लगभग 60 साल के होते हैं, जिनके बाल सफेद हो चुके होते हैं, लेकिन वह काफी एनर्जेटिक और शार्प लगते हैं और उनकी आईज में एक क्लियर ब्रिलियंस और पर्सनालिटी में एक स्कॉलरली ऑरा के साथ लीडर का डोमिनेंस भी दिखता है। मैं खड़ा होता हूं, जिस पर डीन लिन हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहते हैं और खुद एक चेयर खींचकर मेरे सामने बैठ जाते हैं और बिना किसी फॉर्मल बात के सीधे पॉइंट पर आते हैं। वह कहते हैं, डायरेक्टर चान, यहाँ आने से पहले मैंने आपकी ऑर्टिक डिसेक्शन सर्जरी की पूरी रिकॉर्डिंग देखी है और यहाँ पहले क्या हुआ ये भी सुना है। जिस पर वह मुझे देखते हैं और उनकी आंखों में एप्रिसिएशन और एग्रीमेंट साफ दिखता है। फिर वह कहते हैं, मैं यहाँ आकर सबसे पहले आपको फॉर्मली इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल के मेडिकल अफेयर्स के वाइस डीन का पोजीशन संभालें। यह सुनकर मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि वाइस डीन एक ऐसा पोजीशन होता है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक ये मेरे सामने आ जाता है, जिस पर मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। मैं उनसे ऑनेस्टली कहता हूँ, डैन लिन, आपके ट्रस्ट के लिए धन्यवाद, लेकिन शायद मैं मैनेजमेंट के लिए सही नहीं हूँ। मैं बस अपनी सर्जरी अच्छे से करना चाहता हूँ और एक सिंपल डॉक्टर बनकर रहना चाहता हूँ। जिस पर डीन लिन हल्के से मुस्कुराते हैं और उनकी स्माइल बहुत काम होती है।
फिर वह कहते हैं, लिन युआन, मैं तुम्हारी सोच समझता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक अच्छा सिस्टम एक अच्छे डॉक्टर से ज्यादा लाइव्स सेव कर सकता है? यह सुनकर मैं उनकी तरफ देखता हूं और उनकी आंखों में गहराई और सच्चाई साफ नजर आती है। फिर वह आगे कहते हैं, जब तुम उस पोजीशन पर होते हो तब तुम जैसे अच्छे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो दिन रात पेशेंट्स के बीच मेहनत करते हैं, और यह इंश्योर कर सकते हो कि उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रिसोर्सेज सही तरह से अवेलेबल हों। फिर वह कहते हैं, तुम अकेले लड़कर शायद टेम्परेरी विक्ट्री हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर सिस्टम और एनवायरनमेंट नहीं बदले तो अगला वंगकाई और अगला इनजस्टिस फिर से सामने आएगा। यह सुनकर मैं कुछ देर तक चुप रहता हूं और फिर आखिरकार कहता हूं, ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। मैं टैलेंटेड और रिस्पॉन्सिबल यंग डॉक्टर्स को प्रमोट करना चाहता हूं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, हॉस्पिटल के सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स के लिए मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूं। जिस पर डीन लिन मुस्कुराते हैं और खड़े होकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मिलकर इसे मॉडल बनाएंगे।